बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें काफ़ी सारी हैं और एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट खबर है, अली अमीन गंडापुर की रिहाई की खबर है। मुराद सईद के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी आज सुबह की, जो मैंने आपको मोटरवे से आते हुए रिकॉर्ड करके दी थी, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोगों का, उनके सोर्सेज का, इवन इमरान खान साहब ने अपने लोगों से मुलाकात करके कहा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हुआ क्या? और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन अगर आप तैयारियों का लेवल देखें तो नेक्स्ट लेवल की तैयारियां थी। ऐसी तैयारियां इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए इससे पहले हमने नहीं देखी, या हमने पाकिस्तान में किसी भी सियासी लीडर को गिरफ्तार करने से पहले इस तरह की तैयारियां नहीं देखी। यानी आज हमने क्या कुछ देखा, वो बहुत सारी चीजें जो हमने पहले नहीं देखी। यानी पिछली मरतबा भी इतनी तैयारी के साथ कभी पुलिस और इंतजामिया नहीं आई जितनी तैयारी के साथ इस मरतबा इस्लामाबाद में बंदोबस्त किया गया था कि इमरान खान को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा। और एक बड़ा क्लियर मैसेज था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम लोगों को बताया था, अपने तमाम विंग्स को बताया था, और हर एक को आगाह कर दिया था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद अदलिया के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक किया जाएगा। अदलिया के ऊपर जो हमला होगा उसके नतीजे में हुकूमत हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी और फिर पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होंगे। इस किस्म की चीजें जो है वो फ्लोट कर रही थी रात को। लेकिन हुआ क्या? पहले आप तैयारियों का लेवल देखें कि अगर इतनी तैयारियां करनी थी, इतना ज्यादा खर्चा करना था, क्योंकि ये बहुत पैसे लगते हैं इसके ऊपर। आज हमने क्या कुछ देखा वहां पे, रेंजर्स को देखा, पुलिस को देखा, एफसी को देखा, और पहले से ज्यादा और बड़ी तादाद में देखा। बख्तरबंद गाड़ियों को देखा, उनके साथ सादा कपड़े वाले लोगों को देखा। ये वो लोग हैं जो पिछली मरतबा सफेद रंग की हथकड़ियां लेकर आए थे, इस तरह के लोगों को भी देखा, और बहुत सारे नामालूम अफराद को वहां पे देखा। और प्रिजन वैन्स, यानी वो बसें जिनके जरिए से कैद करके ले जाया जाता है कारकुनों को, वो भी वहां पे मौजूद थी। उसके अलावा वहां पे वाटर कैनन पहुंचाई गई थी, आंसू गैस हमने देखा, वो भी उन लोगों के पास मौजूद था। और पूरी तैयारी के साथ पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट वहां पे आई थी, और जो लॉ इन्फोर्समेंट की तादाद थी वो किसी सूरत भी इससे पहले होने वाले किसी भी ऑपरेशन या किसी भी तैयारी से कम नहीं थी, उससे ज्यादा थी। तो इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां, और फिर कुछ विजुअल्स शेयर किए गए वहां से मीडिया की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वहां पे मौजूद थे वो भी वीडियोस बना रहे थे कि फायर ब्रिगेड्स की बहुत सारी गाड़ियां एकदम उस एरिया के आसपास पहुंचाई गई हाई कोर्ट के, इमरान खान साहब ने जहां पे आना था, और वो भी एक साथ आती हुई दिखाई दी। फिर इस्लामाबाद से एम्बुलेंसेज जो हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में इस तरफ रवाना हुई, और उसके विजुअल्स भी मीडिया पे शेयर हुए। तो इतने बड़े पैमाने पर तैयारी करने के बाद अगर गिरफ्तार नहीं करना था तो इतना सारा खर्चा क्यों किया गया? ये सारा कुछ सिक्योरिटी के नाम पे नहीं हो सकता, एक बात तो आप क्लियर कर लें। क्योंकि वकला ने जब शिकायत लगाई, शिकायत की जाकर अदालत के अंदर कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ रहा था, जज साहब ने कहा कि सिक्योरिटी के मामलात में मुदाखलत तो नहीं कर सकते, कल को कोई वाकया हो गया तो हमारे ऊपर डाल दिया जाएगा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लिहाजा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। लेकिन ये सिक्योरिटी के लेवल का काम नहीं था। इमरान खान साहब लाहौर में भी हाई कोर्ट में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे जुलूस भी करते हैं। अगर ये सब कुछ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी थी तो ये हर जगह होनी चाहिए। इमरान खान साहब अपने घर जमान पार्क में रहते हैं, वहां पे भी फिर इसी नौयत की और इसी लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद होती है अपने वेपन्स के साथ, और वो फिर रस्तों को डाइवर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरीके से लीडर को फारिग करें और वो वापस जाए। लेकिन इनके पास जो इक्विपमेंट था उसको देखकर वाटर कैनन तो सिक्योरिटी के लिए नहीं होते, आंसू गैस सिक्योरिटी के लिए नहीं होती। फिर जिस तरह एम्बुलेंसेज और प्रिजन वैन्स पहुंचाई गई हैं ये भी सिक्योरिटी के लिए नहीं होती, और बख्तरबंद गाड़ियां भी सिक्योरिटी के लिए सच नहीं होती। ये जो चीजें वहां पहुंचाई गई हैं इनका ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी से नहीं है, वरना बाकी जगह पर भी ये चीजें मौजूद होती। अब हुआ क्या है, ये चीज सामने रखते हैं। इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये फैसला बदल दिया गया है कि फैसला किया गया था इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, इमरान खान साहब को पता चल गया, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, हर तरफ वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी, सबको उन्होंने बता भी दिया, उनके तमाम विंग्स मुतहर्रिक भी हो गए, और फिर जब वो पहुंचे तो फिर उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला बदल दिया गया। मुमकिन है ये हुआ हो, और हालात के तनाजुर में ये मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरीके से कॉल करके लोगों को नहीं लाया गया जिस तरीके से पहले लाया जाता था। यानी इमरान खान साहब जब चाहते थे लोगों की बहुत बड़ी तादाद को साथ लेकर भी आ जाते थे। कल उन्होंने लाहौर की क़यादत से और लोगों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे। मैं आपको फिर बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने
इस्लामाबाद जाने से पहले लाहौर में जिन लोगों से मुलाकात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मूव करते हैं, उन्हें इमरान खान साहब ने मना किया था कि आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे। और मुख्तलिफ जगहों से जो लोग शामिल होते हैं उन्हें भी इमरान खान साहब ने कोई अहकाम जारी नहीं किए थे। तो सोशल मीडिया पे कारकुन वगैरह कह रहे थे। बाद में शाह महमूद कुरैशी ने भी एक मौके पर कहा कि लोग पहुंचे और कुछ इस किस्म का माहौल बन गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब पेशी के दौरान। लेकिन इसके बावजूद कारकुन उस तरीके से नहीं बुलवाए गए, ना उस तरीके से आए। तो कोई ऐसा तसादुम क्रिएट नहीं हुआ जिसके नतीजे में कोई ऐसा शो बनता जिसमें गिरफ्तारी होती है, कुछ चीजें होती। हो सकता है रद्द-ए-अमल को देखकर, या मुमकिन है कि कहीं से कोई दबाव हो हुकूमत के ऊपर कि इमरान खान साहब को ऐसे गिरफ्तार नहीं करना। मुमकिन है, मैं ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, और पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है कि ये बेवकूफ़ी आप मत करें। और इससे पहले भी आपने बहुत सारी बेवकूफ़ियां की हैं, तो एक इस लेवल के लीडर को इस तरीके से गिरफ्तार करना यह नामुनासिब होगा, और इसका आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल भी आना था। और या तो फिर कोई बहुत ही ज़हीन आदमी है जो ये खेल खेल रहा है पीछे बैठकर, और उसने एक सिचुएशन क्रिएट की है टू अचीव सम टारगेट्स। क्या हो सकते हैं सोचिए। यानी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सारी चीजें तो अभी डिस्कस नहीं हो सकती। बिलावल इंडिया गए हैं। ये जो दौरा भारत है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक अलग खबर है बिलावल की, और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये ऐसा नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया चला गया और बिलावल वापस आ गया, ये नहीं है। मामला ये है कि इमरान खान साहब के कुछ ऐसे बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने निकाल कर रखे हुए हैं जिसमें वो बीजेपी की हुकूमत के हवाले से तवक्कुआत का इजहार कर रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात करके हमको कश्मीर का सलूशन भी निकाल लेंगे। और इमरान खान साहब को लगता था कि भारत के साथ मुज़ाकरात में ताल्लुकात बेहतर भी हो जाएंगे। लेकिन ये बात है सन 2019 से पहले की। सन 2019 में जब भारत ने एक एडवेंचर किया और पाकिस्तान में आकर बम गिराए या पेल और अपना फेंक कर चला गया, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक एक्शन किया और भारत के 2 तैयारे मार गिराए जिसमें अभिनंदन गिरफ्तार हो गया। तो ये जो पूरी एक कहानी है, इसके बाद एक नया मोड़ था पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में, और इमरान खान की तवक्कुआत को एक धचका पहुंचा था। इससे पहले कि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स किसी और नौयत के हैं, किसी और तरह के हैं। लेकिन जब भारत ने यह किया और फिर 5 अगस्त 2019 को बदतरीन कर्फ्यू लगा दिया मकबूजा कश्मीर में, उनके 2 कवानीन जिनमें से एक उनको जुदागाना हैसियत देता है 370 और दूसरा 35A, जिसके मुताबिक भारत की आम शहरी जो हैं, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वो कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील नहीं कर सकते, वहां पे आके खरीदारी नहीं कर सकते, वहां पे आके मुस्तकिल शहरी नहीं बन सकते। तो इन 2 खास कवानीन को जो कश्मीर के लिए मौजूद थे हमेशा से, उन 2 कवानीन को खत्म करके कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर एक बदतरीन सूरत-ए-हाल पैदा कर दी भारत ने। इन 2 वाकयात के बाद, एक तो जो बालाकोट अटैक है वो, और दूसरा जिस तरीके से ये किया गया भारत की जानिब से कश्मीर में, इमरान खान साहब के भारत के साथ ताल्लुकात और तवक्कुआत बिल्कुल बदल गए। उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स पे कोई बात नहीं करता। उसके बाद इमरान खान साहब ने कभी भारत से मुज़ाकरात करने की और बात करने की बात नहीं की, बल्कि UN में जाके मामला उठाया, आलमी सतह पे मामला तो उठाया। इंडियन क्रॉनिकल्स आए थे, आपको पता होगा कि वो बेनकाब हो गए थे कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है आलमी सतह पे, खासतौर पर मगरबी ममालिक में। और फिर पाकिस्तान ने हर चीज के ऊपर भारत को काउंटर करना शुरू किया आलमी सतह पे। भारत को अफगानिस्तान के अंदर एक बदतरीन शिकस्त हुई और वो अफगानिस्तान के अंदर एक बदतरीन लूजर था। लेकिन पाकिस्तान में रिजीम चेंज होने के बाद जो वहां पे एक गैप पैदा हुआ था, पाकिस्तान उससे फायदा उठाने की बजाय भारत ने उससे फायदा उठाया, क्योंकि पाकिस्तान में जो फायदा उठाने वाली हुकूमत थी उसका रिजीम चेंज हो गया और आने वाली हुकूमत की तरजीहात कुछ और थी। वो क्योंकि थोड़ा सा मगरिब नवाज थे और वो उधर की चीजें सोच रहे थे, और वो सोचते थे पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, तो उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी ली और भारत ने फिर फायदा उठाया अफगानिस्तान के अंदर इसका, रूस के अंदर इसका फायदा उठाया और उन्होंने वहां से सस्ता तेल भी लिया। पाकिस्तान ये फायदा नहीं उठा सका। अब इमरान खान साहब ने बातचीत बंद करके एक पॉलिसी इख्तियार की थी कि अब हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। जनरल बाजवा की सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसका इजहार वो कई मरतबा कर चुके हैं। जनरल बाजवा भारत के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे। वो ये चाहते थे पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, और कश्मीर के ऊपर अगर बात नहीं भी होती तो बाकी इश्यूज के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात को आगे लेकर जाएं, आगे बढ़ाए और एक दूसरे के करीब आए। ये थी बाजवा डॉक्ट्राइन भारत के बारे में। बाजवा डॉक्ट्राइन ये कहती थी कि भारत के साथ जंग नहीं करनी, लड़ाई में नहीं जाना, और वे समझाते भी थे कि जंग में फायदा नहीं है, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान की मईशत अच्छी नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें जनरल बाजवा ने कही थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, और यह सवाल जनरल बाजवा के मुंह पर पूछा था कि बाजवा साहब 70 साल कौम को यह बताया गया
कि मीशत की कुर्बानी देनी पड़ेगी इसलिए कि इतनी ताकतवर फौज चाहिए कि कश्मीर को फतह करना है। और अब आप कह रहे हैं क्योंकि मीशत का बेड़ा गर्क हो गया है तो लिहाजा कश्मीर की वो जो लड़ाई है वो नहीं हो सकती, ना हम वहां का कश्मीर ले सकते हैं ना वो यहां का ले सकते हैं। ये बात जनरल बाजवा ने कही थी। तो जनरल बाजवा समझते थे, उनकी डॉक्ट्राइन थी कि भारत के साथ ताल्लुकात तो नॉर्मलाइज किया जाए और अगर भारत कश्मीर पे बात नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं है, एक मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। तो जनरल बाजवा का जो फेवरेट सियासतदान है वो बिलावल है और बिलावल ने इस मामले को इसी तरीके से देखा है और वो अब भारत के दौरे के ऊपर है। इस पे देखते हैं रद्देमल क्या आएगा। इमरान खान साहब ने तो इसको गलत करार दिया है, उनकी पार्टी भी ये कह रही है। और जो इमरान खान साहब के रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात थे, उनमें एक बुनियादी नुक्ता जो इख्तलाफात का था वो ये भी था, जो अहम नुकात थे उनमें से एक ये भी था कि इमरान खान भारत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे और बाजवा साहब का एक मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल था। अली अमीन गंडापुर बिलाखिर 1 महीने के बाद रिहा हो गए हैं। उनके साथ बहुत जुल्म किया गया, जबर किया गया, उन्हें गिरफ्तार एक ऐसे केस में किया गया जो था ही नहीं। यानी वहां यह बताया गया कि अदालत ने जमानत दी हुई है तो उन्होंने कहा जी कुछ भी है, मुझे ऊपर से हुक्म है, मैंने इस बंदे को गिरफ्तार करना है। एक तो गिरफ्तारी गलत थी, फिर अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा तौहीन अदालत लग जाती है, लग जाए, मैंने गिरफ्तार करना है, ऊपर से हुक्म है। फिर जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर के साथ सलूक किया गया, जिस तरह हर सूबे के अंदर उसको फिराया गया, फिर सिंध में जेल के अंदर रखा गया और जमानत होने के बावजूद जेलर ने छोड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि जब जेलर वहां से निकल ही गया और छोड़ने से इनकार कर दिया तो इतनी फसाइयत का सामना करने के बाद बिलाखिर अली अमीन गंडापुर बाहर आ गया। अब इससे क्या हासिल हुआ? आज नहीं बाहर आता तो 1 महीने बाद आ जाता, इलेक्शन से पहले आ जाता, इलेक्शन अंदर से लड़ लेता। लेकिन बात यह है कि इससे हासिल क्या होता है? इससे कुछ भी ऐसा हासिल नहीं होता जिससे मोहब्बत पैदा हो, इससे नफरत ही पैदा होती है और इससे इदारों के खिलाफ लोगों के दिलों में खौफ पैदा नहीं होता। लोगों के दिलों के अंदर इदारों के खिलाफ जज्बात भड़कते हैं और जब अली अमीन गंडापुर वापस पहुंचेगा डीआई खान तो आपको नजर आ जाएगा कि पहले लोग उसके बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। उधर मुराद सईद की सूरत हाल आप देख लें कि मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए 124A ये दफा भी लगाई गई है। ये दफा जो है इसके बारे में मैं पढ़ रहा था और जब मैंने इसे पढ़ा तो इसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये कानून की वो दफा है जो अंग्रेज ने हमारे ऊपर मुसल्लत की थी 1860 में और इसकी सिर्फ मैं आखिरी हिस्सा आपको सिर्फ बता दूं ना तो वो ये कहता है कि दिस सेक्शन वाज फॉर द नेटिव्स, यानी यहां के मकामी लोगों के लिए, मकामी गुलामों के लिए ये सेक्शन खास तौर पे लाया गया था। हु हैड टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल, जिनको काबू में रखना था ताकि वो बगावत ना कर सकें अगेंस्ट द मास्टर्स, अपने आकाओं से। आप अंदाजा करें यहां पे आकाओं का लफ्ज है जब इसको एलेबोरेट किया जा रहा है कि व्हाट इज सेक्शन 124A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो यह बताया जाता है कि अंग्रेज आकाओं को कंट्रोल लेने के लिए कि जो यहां के लोकल गुलाम हैं उनको सही तरह कंट्रोल किया जाए, वो कहीं बागी ना हो जाए, तो ये वाला सेक्शन इस्तेमाल किया जाता था जिस पे मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहां मुराद सईद के साथियों ने मालाकंड में बहुत बड़ी तादाद में निकलकर सड़कें बंद कर दी, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी, तमाम रास्ते ब्लॉक हो गए और खासतौर पे चकदरा से आने वाला रास्ता बुरी तरह बंद हो गया, मोटरवे से आने वाला रास्ता वो भी बंद हो गया। नादरीन, खासतौर पे ये एहतजाज जो किया गया है ये सरकारी दफातर के बाहर किया गया है। DC ऑफिस है, वहां पे लीविस का ऑफिस है और दीगर कुछ सरकारी ऑफिस हैं और वहां पे ये एहतजाज करके मालाकंड की सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। लोगों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है मालाकंड में और उस नौजवान की हमायत का ऐलान किया है जो अमन की बात करता है। अमन के दुश्मन अभी भी वार कर रहे हैं, लगातार वार कर रहे हैं और बदकिस्मती से मेरे पास 2 ऐसी खबरें हैं जो बहुत बुरी खबरें हैं। एक खबर यह है कि पाक फौज के ऊपर अटैक हुआ है, शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने फायरिंग की है जिससे पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए हैं। तो कब तक पाकिस्तान ये लाशें उठाता रहेगा? पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस जंग के खिलाफ एक मजबूत पॉलिसी के साथ चलना चाहिए क्योंकि हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं। वहां पे एक अब सूबाई गवर्नमेंट भी मौजूद नहीं है और वफाकी हुकूमत की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जवानों की कुर्बानियां लगातार होती चली जा रही हैं।